सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसे शब्द से करते हैं, वो है चक्रव्यूह। इस शब्द का इस्तेमाल आज राहुल गांधी ने संसद में सियासी हथियार की तरह किया। इसीलिए सत्ता की पहली कुंजी के केंद्र पर यही शब्द है। द्वापर युग की इस सैन्य रणनीति का इस्तेमाल करके लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को अपने शब्दों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि कभी लोकसभा अध्यक्ष, कभी रक्षा मंत्री, तो कभी संसदीय कार्य मंत्री उन्हें रोकते और टोकते नजर आए। सत्ता में आज हमने राहुल गांधी के इसी भाषण पर चक्रव्यूह वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें हम अपने न्यूज मित्रों को यह समझाएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चक्रव्यूह रचने का आरोप लगाया और शिव की बारात के जरिए से तोड़ने का भरोसा भी दिया। एक्सक्यूज मी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी कुल 47 मिनट बोले। उनके भाषण के ज्यादातर हिस्से में चक्रव्यूह, शिव की बारात, अग्निवीर, पेपर लीक, किसान, एमएसपी, मिडिल क्लास और टैक्स, टेररिज्म जैसे शब्द थे। वैसे तो राहुल गांधी का भाषण आज बजट पर था, लेकिन बजट के घुमावदार मोड़ों और वित्त मंत्री के आंकड़ों की संकरी गलियों से बचते हुए राहुल गांधी ने आज आसान शब्दों में सरकार पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, उसी तरह 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी ने देश को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। और उनके साथ इस काम में 6 लोग हैं। वो कौन कौन है, उसके नाम भी उन्होंने बताए। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। इस सियासत को समझने के लिए आपको चक्रव्यूह शब्द के मायने समझने होंगे। इसे परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि चक्रव्यूह युद्ध लड़ने की वो व्यूह रचना है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। महाभारत में ऐसा ही चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए रचा था। इस व्यूह को तोड़ने का ज्ञान अर्जुन के पास था, लेकिन अर्जुन को युद्ध में उलझाकर युधिष्ठिर से दूर ले जाया गया था। पांडवों पर आए संकट की स्थिति में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया। वो इस व्यूह के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह शब्द का इस्तेमाल घुमावदार और खतरनाक राजनीति के संदर्भ में किया है। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि चक्रव्यूह में कितनी परतें होती थी और यह कितना खतरनाक होता था। हमने इसके लिए गहन रिसर्च की है। चक्रव्यूह की संरचना पर कई जानकारियां महाभारत में दी गई हैं। चक्रव्यूह एक मल्टी लेवल सैन्य संरचना होती थी, जिसमें हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के योद्धा तैनात होते थे। इसे बनाने में प्राचीन भारत के गणित का प्रयोग भी किया जाता था। चक्रव्यूह की पहली यानी सबसे बाहरी परत में पैदल सैनिक तैनात होते थे। इनकी संख्या बहुत अधिक होती थी। इनका मुख्य काम था दुश्मन को भ्रमित करना और पहली रक्षा रेखा बनाना, अंग्रेजी में जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं।
इसके बाद दूसरी परत में धनुर्धारी होते थे, तीसरी परत में हाथी होते थे। हाथियों का उपयोग दुश्मन की संरचना को तोड़ने और उथल पुथल मचाने के लिए किया जाता था। चौथी परत में घुड़सवार होते थे, ये तेजी से हमला करने और दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। पांचवी परत में रथी होते थे, ये योद्धा रथों पर सवार होकर लड़ते थे। और सबसे अंदर की परत में महारथी होते थे, ये प्रमुख और श्रेष्ठ योद्धा होते थे। इनकी संख्या तो कम होती थी, लेकिन ये किसी भी प्रकार की लड़ाई में बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते थे। इतनी परतों और जटिलताओं के कारण चक्रव्यूह को समझना और उसे भेदना बेहद कठिन होता था। पांडव सेना में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को यह व्यू भेदना आता था। इनके अलावा अभिमन्यु में इस व्यू को तोड़कर अंदर जाने की क्षमता तो थी, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। राहुल गांधी ने न सिर्फ चक्रव्यूह का जिक्र किया, बल्कि यह भी दावा किया कि यह मुकाबला शिव की बारात बनाम चक्रव्यूह के बीच है, जिसमें शिव की बारात चक्रव्यूह को तोड़ देगी। इंडिया गठबंधन के लोग शिव की बारात है और यह गठबंधन चक्रव्यूह को जरूर तोड़ेगा। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको यह समझाएंगे कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए राहुल गांधी ने शिव की बारात का जिक्र क्यों किया। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संगम में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। दरअसल शिव पुराण में भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है। पशुपति का अर्थ है सभी जीवों के देवता। इसीलिए जब शिव की बारात का जिक्र होता है तो उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, भूत प्रेत, समाज के शोषित और पीड़ित लोग भी गिने जाते हैं। इसीलिए जब भगवान शिव की बारात निकली तो उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। समाज जिनकी उपेक्षा करता है, भोले शंकर ने उन्हें आमंत्रित किया और वो भी उस बारात में शामिल हुए। उनका विवाह समारोह इस बात का प्रतीक है कि वो सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो या समाज द्वारा उपेक्षित लोग हों। राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी सरकार को अमीरों और चंद उद्योगपतियों की सरकार कहते हैं, तो दूसरी तरफ वो समाज के उपेक्षित लोगों को साथ लेकर चलने का भरोसा देते हैं। जब वो शिव की बारात का जिक्र करते हैं तो वो ये भरोसा देते हैं कि उनके साथ शोषित और समाज के पिछड़े सभी लोग हैं। राहुल गांधी शिव की बारात शब्द का इस्तेमाल करके संकेत देते हैं कि वो दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अल्पसंख्यकों को भी संदेश देते हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ वो उन्हें भी लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर वो अनेकता में एकता वाला संदेश दे रहे हैं। बारात जो शिव का बारात है उसमें एक अनेकता में एकता, अर्थात देवता भी उसमें है, उसमें राक्षस भी हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सबका समवाय सम्मिलन अगर कहीं है, किसी रूप में है, तो उस यात्रा में है। समझता हूं कि पार्लियामेंट में या राजनीतिक रूप से शिव बारात का जो अर्थ निकाला गया है, जो कहा गया है, हमारी दृष्टि में अनेकता में एकता का अर्थ होगा, जहां तक मैं समझता हूं। कुल मिलाकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ एक बड़े नैरेटिव की तैयारी करते दिखते हैं।
और बड़ी आबादी साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए अपने भाषण में किसानों से लेकर युवाओं और छोटे व्यापारियों का खूब जिक्र किया। हालांकि उनके भाषण में टोका टोकी, रुकिए, ये नहीं बोल सकते, नियम तोड़ा गया जैसे शब्दों वाले स्पीड ब्रेकर काफी थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो उनकी बातों को सुनकर माथे पर हाथ रख लिया। हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। प्लीज फिर टिप्पणी कर रहे हो आप। धड़ 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 धड़, थाली बजाओ बजाए। तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए, सिर्फ अदानी और अंबानी। अरे क्या सर? सर कैसे बोलूं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 मान्य पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। ये देखिए सर, ये करना है सर, वो हटो देखो आगे। शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। विपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगे, जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। वैसे राहुल गांधी ने अपने बजट भाषण में एक और चक्रव्यूह की बात कही। वो चक्रव्यूह मीडिया कर्मियों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि मीडिया कर्मियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उन्हें आजाद कर दें। इस पर स्पीकर ने कहा कि आप व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई मान्य सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता, यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है। सर बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर, बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाएं, यह आपसे अपेक्षा मेरी। राहुल गांधी को भी लगता है कि उनकी राजनीतिक क्षमताएं अर्जुन जैसी हैं और वो बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी इससे सहमत नहीं है। वैसे चाहे चक्रव्यूह हो या राहुल का शब्द व्यूह, दोनों में ही कई परतें हैं। आप इस वक्त स्क्रीन पर राहुल गांधी के भाषण का शब्द व्यूह और महाभारत का चक्रव्यूह दोनों एक साथ देख रहे हैं। दोनों में ही आपको कई परतें नजर आएंगी। इससे आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी किस प्रतीक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।